इमेजिन करो 80s और 90s के न्यूयॉर्क सिटी की वो क्रेजी नाइट लाइफ। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ पॉसिबल लगता था, जहाँ लोग खुद को एक्सप्रेस करते थे, बाउंड्रीज पुश करते थे और हर रात एक पार्टी होती थी। इसी दुनिया के सेंटर में था एक ग्रुप जिसे लोग क्लब किड्स कहते थे। ये लोग सिर्फ पार्टी गोअर्स नहीं थे, बल्कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे। और एक इनके लीडर थे, एक करिश्माई प्रमोटर माइकल एलिक। उन्हें अंडरग्राउंड रेव्स को ऐसी हेडलाइंस में बदल दिया जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी छिपी थी। माइकल एलिक की कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल 1966 को साउथ बेंड, इंडियाना में। उनके पेरेंट्स का जब डाइवोर्स हुआ तो माइकल को बचपन से ही एक अलग होने का एहसास रहा। वो वैसे तो बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन अपनी होमोसेक्सुअलिटी की वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। शायद इसी लोनलीनेस और आउटसाइडर वाली फीलिंग ने उन्हें औरों से हटकर कुछ करने पर मजबूर किया। 1984 में माइकल ने न्यूयॉर्क सिटी का रुख किया। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, जहाँ उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। और उन्हें वो जगह मिली, मैनहट्टन के अंडरग्राउंड क्लब सीन में। ये वो जगह थी जहाँ हर कोई अपनी पहचान बना रहा था, अपने रूल्स खुद बना रहा था। माइकल भी इसी दुनिया का हिस्सा बन गए। न्यूयॉर्क आकर माइकल ने लाइमलाइट नाम के एक फेमस क्लब में प्रमोटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लाइमलाइट असल में एक पुरानी चर्च थी जिसे नाइट क्लब में बदल दिया गया था। यहाँ आकर माइकल ने अपना असली टैलेंट दिखाया। उन्होंने थीम पार्टीज ऑर्गेनाइज की जो इतनी यूनिक और वाइल्ड होती थी कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। और यहीं से जन्म हुआ क्लब किड्स का। ये क्रिएटिव मिसफिट्स का एक ग्रुप था जो अपनी आउटरेजियस और इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स के लिए जाने जाते थे। सोचो, लोग बर्गर किंग, डंकिन डोनट्स, मैकडोनाल्ड जैसे पब्लिक जगहों पर भी आउटलो पार्टीज करते थे। इनमें डीजे केयोकी, ऋषि रेश, जेनी टाइला, मिशेल विसागे और यहाँ तक कि रूपाउल जैसे फेमस लोग भी शामिल थे। माइकल के लिए क्लब किड्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं था, ये उनके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया था। वो एक शाय क्वाइट लड़के थे, लेकिन बाद में एक लाउडर देन लाइफ अटेंशन सीकिंग मॉन्स्टर बनना चाहते थे, और वो बन भी गए। जैसे जैसे माइकल की फेम बढ़ती गई, उनका बिहेवियर भी बिगड़ता गया। पार्टीज में उनका कंट्रोल कम होता गया। वो मेहमानों पर टॉयलेट करने लगे, पैक डांस फ्लोर पर $100 के बिल फेंकते थे ताकि लोग उनके लिए लड़ें, और क्लब गोअर्स को धक्का भी देते थे। ये सब वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते थे, या शायद उन्हें ये सब करने में मज़ा आने लगा था। इसी के साथ ही माइकल की ड्रग्स की लत भी बहुत बढ़ गई। वो हेरोइन, स्पेशल के जैसे ड्रग्स का रेगुलरली इस्तेमाल करने लगे। ड्रग्स ने उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल दिया। वो एक क्रिएटिव विजनरी से एक डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल इंसान बन गए थे। यही वो फेज था जब ग्लैमरस और डार्कनेस धीरे धीरे उनके सामने आने लगी, जो ग्लैमर के पीछे छिपी हुई डार्कनेस थी। इसी दौरान माइकल की दोस्ती आंद्रे मेलिंडेज से हुई, जिसे सब एंजल कहते थे। एंजल एक ड्रग डीलर था और वो माइकल के अपार्टमेंट में रहने लगा था। लेकिन माइकल की ड्रग्स की लत और कर्ज उनकी दोस्ती खराब कर दिए थे। 17 मार्च 1996 को एंजल ने माइकल से ड्रग्स के बकाए पैसों के लिए झगड़ा किया। माइकल का एक और रूममेट रॉबर्ट रिक्स भी वहां मौजूद था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि फ्रीज ने एंजल के सिर पर 3 बार हथौड़े से वार किया और माइकल ने उसे तकिए से गला घोंटने की कोशिश की। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। माइकल ने बाद में दावा किया कि उसने एंजल के को ड्रेनो नाम के बाथरूम क्लीनर का इंजेक्शन भी दिया और उसके गले में ड्रेनो डालकर कपड़ा ठूंस दिया, फिर मुंह को डक्ट टेप से बंद कर दिया। एंजल की मौत हथौड़े से हुई, केमिकल से हुई या दम घुटने से, यह आज तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है।
इस भयानक हत्या के बाद उन्होंने एंजल के शव को बाथटब में रख दिया, उसे बेकिंग सोडा से ढका और फिर बर्फ से भर दिया। एक हफ्ते बाद जब बदबू इतनी ज़्यादा हो गई कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, तो फ्रिज ने शव के टुकड़ों में काटने के बदले माइकल से 10 बैग एच लिए। एच मतलब हेरोइन। माइकल ने एंजल के पैर काटकर एक डफल बैग में पैक किए और उसे बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। बाकी धड़ को एक बॉक्स में सील करके हडसन रिवर में फेंक दिया। ये सब करने के बाद भी माइकल कई हफ्तों तक पार्टीज करते रहे। वो लोगों को बताते रहे कि उन्होंने एंजल को मार दिया है, यहाँ तक कि अपने माथे पर गिल्टी भी लिखवा लिया था। शुरू में उनके दोस्तों ने इसे सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की माइकल की एक और कोशिश को समझा। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भयानक काम कर सकता है। महीनों बाद नवंबर 1996 में स्टेट आइलैंड पर बच्चों को एक बॉक्स में बिना पैरों वाला धड़ मिला। डेंटल रिकॉर्ड से एंजल की पहचान हुई और पुलिस ने माइकल के दावों को सीरियसनेस से लेना शुरू कर दिया। माइकल भाग गया, लेकिन उसे न्यू जर्सी के एक मोटेल में पकड़ा गया। पुलिस को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पुरुषों ने फर्स्ट डिग्री मैनस्लॉटर का गुनाह कबूल किया और उन्हें 10 से 20 साल की जेल हुई। इस घटना के बाद क्लब किड्स का ग्रुप पूरी तरह से बिखर गया। माइकल का जेल में टाइम भी काफ़ी अनस्टेबल रहा। उन्हें ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए कई बार एकांत कारावास में रखा गया, जिसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। माइकल को 2 बार पैरोल नहीं मिली, लेकिन 5 मई 2014 को 17 साल की सज़ा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने समाज में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उनकी वापसी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें वाकई अपने किए पर पछतावा था या वो अपनी बदनामी का फ़ायदा उठा रहे थे। 24 दिसंबर 2020 को माइकल एलिक ने मैनहट्टन अपार्टमेंट में 54 साल की उम्र में ड्रग ओवरडोज से मौत होना पाया गया। उनकी कहानी एक वार्निंग भरी लेगेसी छोड़ गई है। माइकल एलिक और क्लब किड्स की कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क की चमक धमक वाली नाइट लाइफ की नहीं है, बल्कि ये एक्सेस, फेम और एक सब कल्चर के डार्क साइड की कहानी है, जो एक भयानक अंत तक पहुंची। ये हमें दिखाती है कि कैसे आर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन की आड़ में इंसान की डार्क साइड सामने आ सकती है, जब ड्रग्स और पावर का नशा हावी हो जाए।